नमस्कार दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने दुनिया के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली है और यही कारण है कि आज बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी हमारे पास है। दर्शकों, आज हम फिर से एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, कूल्हा और घुटना हमारे शरीर का वो अंग है जिस पर हमारा पूरा शरीर निर्भर करता है और हमारे जीवन की हर दिनचर्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जब यहाँ दिक्कत हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है जीवन को गुजारना, उसे बिताना। तो दर्शकों, इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे और हमने विषय रखा है कि कूल्हे और घुटने का पूर्ण प्रत्यारोपण। यदि आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आप इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए या फिर आप किसी तरह से इसके बारे में पहले से ही जानकारी रखना चाहते हैं, अवेयर रहना चाहते हैं, तो भी आप हमारे इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़िए। और आपको बता दें कि आपके साथ हमारे एक खास मेहमान रूबरू होंगे। आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ पटना एम्स के डॉक्टर सुदीप कुमार मौजूद हैं, जो कि आपको बता दें हड्डी रोग विभाग के एडिशनल प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब आज आपसे रूबरू होंगे और बहुत सारे आपके सवालों के जवाब देंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम है, तो पहले हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 1800-3456-171। आपकी टीवी के स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है। आप नंबर नोट कीजिए और हमें कॉल कीजिए। पूरी तरह से ये टोल फ्री नंबर है। आप तुरंत अपने सवाल हमसे पूछिए और हम आपको जवाब देंगे। इसके साथ ही जब तक आप हमसे जुड़ते हैं उससे पहले कुछ आपकी समस्याओं पर हम चर्चा कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा पाए। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जैसा कि आज का हमारा विषय है कूल्हे और घुटने का पूर्ण प्रत्यारोपण, तो सबसे पहले हम समस्या के बारे में जानना चाहेंगे। किसी को घुटने की समस्या हो रही है तो इसके लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, अमूमन ये समस्या करीब 55 या 60 वर्ष के बाद आती है लोगों में। और जो प्रॉब्लम नॉर्मली मरीज़ बताते हैं कि उनको चलने में थकावट हो रही है। धीरे धीरे ये पहले तो थकावट से शुरुआत होती है, फिर उनके चलने में, उनको ज़मीन पे बैठने में, टॉयलेट यूज़ करने में और फिर मार्केट जाने में और बाहर निकलने में ये प्रॉब्लम काफ़ी धीरे धीरे जैसे टाइम जाता है और बीमारी बढ़ती है ये प्रोग्रेस करने लगती है। और फिर ये समस्या इतनी हो जाती है कि लोग उठ करके टॉयलेट भी जाना मुश्किल हो जाता है और डिपेंडेंट होने लगते हैं और लंगड़ा के चलने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत थकान या हल्के से दर्द से शुरू होकर के लोगों को करीब बिस्तर तक पहुंचा सकता है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल, ये गंभीर समस्या है। और दर्शक हमारे साथ एक जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी जी, कहिए, आपका सवाल क्या है? जी, मैं शाम पौड़िया खीसमा से देवेंद्र बोल रहा हूँ। जी जी मेरी पत्नी की घुटने में काफी दिनों से दर्द है। जी जी उम्र क्या है आपकी पत्नी की? 56 साल। 56 साल की। जी, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर के उनसे एग्जामिन करवाना होगा। और इस एज में नॉर्मली आर्थराइटिस की शुरुआत होती है और मैं मानता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शुरुआती दौर में हो, ताकि इसका इलाज दवाइयों से, कसरत से और एक्सरसाइज से किया जा सके। और आप अगर पहले से इसको भांप लें, डॉक्टर इसको पकड़ लें पहले और मरीज सजग रहे, तो इसका इलाज एक्सरसाइज, दवाई और कुछ जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करके हो सकता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया, मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे इन्होंने पूछा कि दर्द है और इनको लक्षण नजर आ रहे हैं, तो क्या क्या उपचार घर पर ही रहकर किए जा सकते हैं कि समस्या गंभीर ना हो? देखिए, अगर ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि हर किसी ने होना है, कार्टिलेज घिसेगी, घुटना थोड़ा बहुत हर किसी का खराब होगा, किसी में जल्दी, किसी में बाद। और इसके लिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने दिनचर्या को ठीक रखें, एक्सरसाइज पे हम ध्यान दें। हम नॉर्मली एक्सरसाइज और कुछ वॉक, रूटीन वॉक करें, लंबे आधे घंटे 40 मिनट चलें, हर किसी के लिए ये ज़रूरी है। उसके अलावा हम खान पान पे ध्यान दें, कैल्शियम रिच डाइट लें, धूप से ज़रूर, क्योंकि हमारा प्रदेश धूप रहती है यहाँ पे। गर्मियों में करीब 12 से 2 बजे के बीच में अगर हम आधे घंटे भी धूप ले लें तो वो हमारी विटामिन डी की समस्या को ठीक कर देगी। जी जी। तो खाने में दूध, दही,
और अगर आप नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं तो अंडा और मांस मछली एक फिक्स मात्रा में लें, डाइट बैलेंस रखें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें। और अगर इस तरह की समस्या जैसे हमारे अभी कॉलर ने बताया अगर स्टार्ट हो रही है तो शुरू में ही जाके डॉक्टर से मिलें, अपना एक्सरे कराएं और फिजियोथेरेपी की मदद से अपने मांसपेशियों का तनाव, उसका बैलेंस बचा के रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी कोताही ना बरतें और जो भी उपाय हो सकते हैं वो घर पर ज़रूर करें। समस्या गंभीर हो रही है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। जी, एक दर्शक हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो, जी, सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि घुटने का प्रत्यारोपण का क्या सफलता का क्या प्रति जी और आफ्टर ऑपरेट करने के बाद क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि अगर इनको पूछ रहे हैं कि अगर प्रत्यारोपण करना है तो कैसा रहेगा और सावधानियां क्या क्या रहेंगी। जी नहीं, काफ़ी टू द पॉइंट क्वेश्चन है इनका। देखिए, एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है नी रिप्लेसमेंट, घुटने का पूर्ण प्रत्यारोपण, और WHO ने इसको पिछले दशक का सबसे सफल ऑपरेशन बताया था। तो ऑपरेशन की सफलता में कहीं कोई डाउट नहीं है। हर साल इंडिया में, इंडिया से बाहर हजारों लाखों की संख्या में ऑपरेशन होते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, ट्रेनिंग इतनी अच्छी है लोगों की कि करीब घंटे सवा घंटे में ऑपरेशन हो जाता है। मरीज दूसरे ही दिन चलने लगते हैं और तीसरे या चौथे दिन घर चले जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। आप आराम से हॉस्पिटल जा कर के अपना चेकअप करवा के डॉक्टर के पास जा कर के उनसे डेट लेके ऑपरेशन करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन बीमारी जैसे जैसे बढ़ती है और जिस स्टेज, मान लीजिए स्टेज 3 से स्टेज 4 पहुंच गई और घुटने में कहीं डिफेक्ट है या कोई कार्टिलेज लॉस हो गया है, वो कहीं बोन डिफेक्ट हो, तो रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन 99% पेशेंट दूसरे दिन चलने के लिए फिट रहते हैं। और हमने एम्स में हम लोग कर रहे हैं 2014 से और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 640-50 के आसपास हम लोगों ने एज लास्ट वीक तक कर दिया है। बिल्कुल, बहुत तो मरीज दूसरे तीसरे दिन चलने लगते हैं जी। और घर चले जाते हैं चौथे पांचवें दिन। तो काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। मान लीजिए कि कोई मरीज जो है ऑपरेशन के बाद घर चला जाता है, वहाँ वो क्या कुछ सावधानियां बरते? डॉक्टर साहब, हम सावधानियों के बारे में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जी, नाम क्या है आपका? अपना सवाल पूछिए। जी कहिए। जी, मैं श्याम सुंदर सुमन समस्तीपुर बिहार से बोल रहा हूँ। जी, बताइए आपकी दिक्कत क्या है? मैम, ऐसा है कि मेरा बायां पैर कटा हुआ है, नकली पैर लगाते हैं जी, और ये दाएं पैर में घुटना में काफी दर्द, बहुत ज्यादा दर्द रहता है जी। नॉर्मली होता है कि अगर एक पाँव कटा हुआ हो या उस पर वजन नहीं लिया जा रहा हो, जो इनके केस में है कि एक पाँव चूंकि कटा है तो उस पर शरीर वजन नहीं दे रहा है, तो दूसरे पाँव पे ज़्यादा वजन पड़ने की वजह से उसकी कार्टिलेज घिस गई है या घिस गई होगी जैसा मुझे लगता है जी। तो एक बार इनको आके दिखाना होगा। बट इनका भी ऑपरेशन संभव है और इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उनसे, ताकि इनको पेन फ्री रहेंगे और आराम से चल सकेंगे। तो बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, आपकी जो दिक्कत है इसको गंभीरता से लें और ज़रूर अस्पताल जाएं, इसका इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए कि कोई मरीज जो है उसका सफल ऑपरेशन हो जाता है, वो घर पहुंचता है, घर जाने के बाद वो खुद से क्या कुछ सावधानियां बरते? देखिए, नी रिप्लेसमेंट की जहाँ तक सवाल है, तो नी रिप्लेसमेंट के बाद हमारे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। हमारे पेशेंट साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटी चला करके भी आए हुए हैं, खुद आते हैं और उन्होंने फ़ोटो भेजा है गोवा में जाके अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करके आ रहे हैं। मतलब ये 60-65 की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि 20 या 30 साल के एज के बात कर रहा हूँ। तो सावधानी कुछ नहीं, बस ये है कि शुरू के कुछ दिनों में आप पब्लिक से कम मिले, इन्फेक्शन का खतरा होता है। आपकी अभी ऑपरेशन हुई है, टाँके 12 दिन पे कटेंगे, तो थोड़ा एक्सपोजर कम होना चाहिए पब्लिक में, आप बहुत लोगों से ना मिलें और उसके बाद धीरे धीरे व्यायाम करें, क्योंकि हम एक रेगुलर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बताते हैं, वो आपको ज़रूर करने हैं घर पे। जी। और बस इससे ज़्यादा और कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है।
एक मतलब घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर बिल्कुल आप इलाज करवा के घर जाते, थोड़ी जो कुछ डॉक्टर्स आपको बताते हैं आप उनका ध्यान रखेंगे तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि दर्शकों को हम कूल्हे के बारे में भी जानकारी देते बिल्कुल। हैं। अक्सर क्या होता है कि कम उम्र के लोगों में देखने को मिलता है कूल्हे की समस्या हो रही, किस तरह से ये समस्या पनपती है? देखिए, कम कूल्हे की जो परेशानी है वो नॉर्मली कम उम्र में भी होती है, जी, क्योंकि जी। इसके बहुत सारे कारण हैं। या तो चोट लग गई हो, या एक एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें कि जो हमारे कूल्हे की हड्डी है उसकी बॉल की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जी, जी। अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो ये जो जोड़ है, जो बॉल और सॉकेट चलती है, ये घिस जाती है और ख़राब हो जाती है। जी। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और जो कि अक्सर करीब हम लोग देखते हैं 25 से 30 साल के मरीजों में होती है। जी, जी। तो और दूसरी है उम्र से रिलेटेड, कि जैसे जैसे आप एजेड हो रहे हैं आपके कार्टिलेज घिस रही है, और वो फिर जैसे घुटने की प्रॉब्लम है वैसे ही कूल्हे में भी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन कूल्हे की प्रॉब्लम डेफिनेटली यंग पेशेंट्स में ज़्यादा है। जी, जी। तो उसमें आपको ज़मीन पे बैठने में, कुकड़ू बैठने में, चुक्कू मुक्कू बैठने में, चलने में काफ़ी तकलीफ़ होगी, और उस कारण से आपको डॉक्टर से मिलना होगा एक बार कि वो तकलीफ़ क्यों है, क्या है, एक्सरे कराना होगा, और फिर एक डायग्नोसिस पे डॉक्टर पहुंचेंगे। शुरुआती दौर में अगर लगता है कि जी। कूल्हे में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर साहब एक दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनकी बात सुन लेते जी, हैं। ज़रूर। जी, स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना सबसे पहले, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। जी। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, लगता है संपर्क हमारा टूट गया। आप दोबारा से आप हमें कॉल कीजिए और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए कि आपको कूल्हे में तकलीफ होने लग गई है, तो घर पे रहकर आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं या क्या सावधानियां बरत सकते हैं जिससे कि आपकी जो समस्या है वो गंभीर ना हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपको कहीं भी परेशानी है जी। तो आप 2-3 चीज़ें ज़रूर करें, या उसको जिस चीज़ से परेशानी बढ़ रही हो उसको रोक दें। सबसे जी। पहले तो ये आपके हाथ में है, आपको पता है कि ये काम करने से मुझे परेशानी बढ़ रही है तो मैं इसे रोक दूं। जी। दूसरी बात यह है कि आप ज़रूर आजकल डॉक्टरी सुविधा सरकारी अस्पताल हर जगह उपलब्ध है, तो आप एक नज़दीक के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर के अपना बेसिक चेकअप करा लें। बिल्कुल। एक बेसिक एक्सरे हो जाएगा, और एक एक्सरे जो कि बहुत ही कॉस्टली नहीं है, उससे 90% चीज़ें पता चल जाती हैं, जिसके जी। लिए आपको हर बीमारी के लिए MRI या CT स्कैन की ज़रूरत नहीं होती है। 90% बीमारी एक प्लेन एक्सरे जो करीब 100-150 रुपए में हो जाता है, जी, जी। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या बीमारी है, और अकॉर्डिंगली आप घर पे, जैसा मैंने नी के लिए बोला, अगर आपकी अर्ली स्टेज है तो एक्सरसाइज, डाइट, प्रिकॉशन, ये दोनों चीज़ें काफ़ी हैं आपको प्रिवेंट करने के लिए कि आपकी सर्जरी हो, उससे बचाने के लिए ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और कूल्हे में ये जो दर्द की समस्या है, किस वजह से होती है? देखिए, कूल्हे में दर्द की समस्या बॉल डॉक्टर और साहब, आपको सॉकेट। माफी बिल्कुल। बीच में रोकूंगी, एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी, जी, कहिए आपका सवाल क्या है? हाँ, हमारे दाहिने पैर में चोट लग गया था, जिसमें हम क्या हुआ। हेलो। जी, जी, पूछिए, बोलिए, बोलिए, आवाज आ रही है। हमारा दाहिने साइड में पैर में चोट लग गया था। जी। प्लास्टर भी करवाए, लेकिन वो घुटना अभी तक खुला हुआ है, 2 महीना करीब हो गया है। आप दोबारा से अपनी समस्या बताइए। घुटना का जो है अभी तक वो खुला हुआ। ठीक है, ठीक है। जी डॉक्टर साहब। जी, इनकी प्लास्टर हुई है। प्लास्टर के बाद बहुत कॉमन है कि जो जिस शरीर के अंग पे जहाँ भी प्लास्टर होता है, उसके बाद जब प्लास्टर निकलता है तो इडिमा हो जाती है, या जैसे इन्होंने बोला फूल जाता है, और या फूला होता है, या शाम तक फूल जाएगा वो। तो ये 1-2 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। प्लास्टर अभी निकला है इनका, 1-2 महीने में ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी, जी। गर्म पानी से सेकें। और घुटने की बात है तो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, जो 2 मसल हैं जांग के, उसकी एक्सरसाइज ये सीख ले जी। तो ये 2-3 महीने में ये समस्या इनकी ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि इनको और कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरा मानना है कि ये इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो जाएगा।
बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको सजेशन दिया है, जो सुझाव दिया है उस पर आप अमल कीजिए और उम्मीद करते हैं कि उससे आपको ज़रूर फ़ायदा हो। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि कूल्हे में अगर जो समस्या होती है वो किस कारण से उत्पन्न होती है और कम उम्र के लोगों में ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है? देखिए, एक तो बहुत बड़ा कारण है कि इडियोपैथिक, जिसके के कारण नहीं पता चलती है, और बॉल की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, जो हमारे जी। कूल्हे में बॉल है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता था शराब पीने से, स्टेरॉइड लेने से। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहाँ की स्टेरॉइड देना पड़ता है डॉक्टरों को, जी। और वो लंबे समय तक देना पड़ता है। और स्टेरॉइड एक माना गया है ऐसी दवाई है जिसके कि फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और इसमें नुकसान ये है कि बहुत जगह की ब्लड सप्लाई को ये गड़बड़ कर देती है, और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जी जी। और शराब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि थैंकफुली हमारे प्रदेश में कम है। डॉक्टर साहब, हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन बिल्कुल। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी, स्वागत है आपका। अपना नाम हाँ। बताइए और सवाल रखिए। हाँ मैम, हम बक्सर से बोल रहे हैं, विवेक कुमार गुप्ता। जी जी, कहिए। मुझे समस्या है कि मुझे कमर में दर्द रह रही है। कमर में दर्द की समस्या है इनके, डॉक्टर जी साहब? जी। जी। कमर की दर्द की समस्या है, स्पॉन्डिलाइटिस होगी बैक पेन में, जिसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ही कारगर उपाय है। जी। मतलब अगर आप एक बार किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से संपर्क कर लें, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपको भेजेंगे, आपका कुछ बेसिक जांच करके और एक्सरे करा के। और जी। मेरा मानना है कि ये फिजियोथेरेपी और कुछ दवाइयों से इनको काफ़ी आराम मिलेगा, अगर बशर्ते कि कोई और बीमारी ज़्यादा बड़ी ना हो, जो कि बहुत ही कम चीज़ों, बहुत कम परसेंटेज में होता है। तो जी। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, फिजियोथेरेपी करवाएं, और मेरा मानना है कि काफ़ी आराम मिलेगा इनको। जी बिल्कुल, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब कि आप बता रहे थे कि जो बॉल होती है वो घिस जाती है। बॉल घिस जाती है, और पहले तो बॉल चिकनी होती है, बॉल की सतह और सॉकेट चिकनी होती है। अगर इसमें कोई बीमारी हो गई टीबी के वजह से, या इसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म होने की वजह से, तो ये घिसती चली जाती है। और फिर अगर ये ज़्यादा घिसती चली जाए तो इसकी सतह अगर ख़राब हो जाए, तो आप जैसा देख रहे हैं, ये फिर आपको चलने में, कोई भी मूवमेंट आप करें, ये हर मूवमेंट में ये रगड़ खाएगी और तकलीफ देगी। यानी आपका कूल्हा जो है कूल्हा धीरे घिस गया है जी, आर्थराइटिक हो गया है, मेडिकल टर्म में बोलते हैं, डैमेज हो गया है, और इसके लिए फिर आपको अनफॉर्चुनेटली हिप रिप्लेसमेंट या कूल्हे का पूर्ण प्रत्यारोपण करवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर वो ये रिप्लेसमेंट करवाते हैं, ये सर्जरी करवाते हैं, तो क्या ये पूरी तरह से उनको आगे की जो लाइफ है बिल्कुल सेफ लाइफ देगी कहीं? क्योंकि लोगों के मन में ये डर रहता है, क्योंकि ये बड़ा रिप्लेसमेंट है, और कितना सक्सेसफुल होगा अगर वो ये करवाते हैं तो? देखिए, जैसा मैंने घुटने के बारे में कहा, तो सेम वही चीज़ें कूल्हे के बारे में भी अप्लाई होती हैं कि ये काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है, और काफ़ी लोग करवाते हैं। हर हफ्ते हम करीब 3 से 4 लोगों का कूल्हा और घुटना रिप्लेस करते हैं। कूल्हे रिप्लेसमेंट में कुछ प्रिकॉशंस जो घुटने के रिप्लेसमेंट से ज़्यादा है कि ये बॉल और सॉकेट है, और ये बॉल जब बदलते हैं तो इसको बाहर निकलने के चांसेस भी होते हैं। तो कुछ परहेज़ हम मरीज़ों को बताते हैं, जैसे कि चुक्कू मुक्कू ना बैठे, पालथी मारकर ना बैठे, जस्ट इसलिए कुछ दिनों तक, जब तक ये सारा मांसपेशी सेटल नहीं कर जाती और मरीज को आदत नहीं हो जाती। जी। और एक बार ये सेटल हो गई 5-6 महीने तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप आराम से चल सकते हैं, आप डिपेंडेंसी नहीं होगी आपकी किसी पे, आप अपने सारे काम कर सकते हैं। और आज के टाइम में इंडिपेंडेंट होना, चाहे किसी भी एज में हो, वो 25 से 30 साल हो या 60 से 70 साल हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सारे काम, दिन भर के सारे काम अपने से कर सकें। और ये दोनों सर्जरी आपको ये दोनों काम करने में काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया आपने जो हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। सर, हम प्रणाम मैडम। प्रणाम। जी जी प्रणाम, सवाल पूछिए अपना। हम सर हरिशंकर सिंह बोल रहे हैं। जी जी जी, पूछिए। घुटने में मेरा सर दर्द रहता है, तो आयुर्वेदिक दवाई खाएं तो फिर ठीक हो गया, और ठंडे के समय में ज्यादातर होता है, क्यों? देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी, और दूसरी तरह की आर्थराइटिस है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा तकलीफ देगी, ठंड में ज़्यादा तकलीफ देगी, और सुबह के वक्त ज़्यादा तकलीफ देगी। लेकिन बीमारी का मूल कारण यही है कि आपके जोड़ घिस रहे हैं।
तो आप अभी आपको फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है। आप थोड़ा सा व्यायाम पे ध्यान दें, फिजियोथेरेपी कराएं, और ताकि ये बीमारी प्रोग्रेस ना करे, आगे ना बढ़े। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें और अपने पाँव को बचा के रखें ताकि आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें घुटने की, तो हमारे घुटने में जैसे धीरे धीरे आपने बताया ज़्यादा उम्र के लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है, तो क्या खान पान से इसका कोई संबंध है? देखिए, ये सवाल हम काफ़ी पेशेंट्स भी पूछते हैं, और ये अच्छा सवाल पूछा है आपने। खान पान से ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि आपको घुटने की समस्या हो जाएगी, अगर आप ये खाएंगे तो हो जाएगी या ये ना खाएंगे तो नहीं होगी। बस एक बात है कि आप जो भी खाएं अपने बॉडी वेट को चेक में रखें। अगर आपका बॉडी वेट ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप मान के चलिए पूरे शरीर का वजन घुटना और कूल्हा ले रहा है, तो उस पर ज़्यादा जोर पड़ेगा। और ये घिस रही है, ये एक मशीन की तरह, आपका शरीर एक मशीन है। आप जैसे एज बढ़ रही है, आप यंग नहीं हो रहे हैं, आप ओल्ड हो रहे हैं। आपकी कार्टिलेज घिस रही है, उस पर वजन पड़ रहा है। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट रिडक्शन पे ध्यान दें। इसीलिए मैंने बोला अच्छा लाइफस्टाइल शुरू से ही अगर आप रखें, जब आप 25-30 साल के हैं, तो शायद जब आप 60 के होंगे तो ये सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना वेट ठीक रखें, अदरवाइज खाने में बैलेंस डाइट लें, सारी चीज़ों का बराबर सब चीज़ बराबर ध्यान से खाएं, तो खाने पे कोई परहेज नहीं है। जी मेरे ख्याल से बिल्कुल। और अगर कूल्हे की बात करें तो कूल्हे में डॉक्टर साहब एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। नरेंद्र किशोर श्रीवास्तव। जी कहिए। नरेंद्र किशोर श्रीवास्तव, ग्राम पोस्ट भितिहरवा, पश्चिमी चंपारण। जी नरेंद्र जी, पूछिए, आपका सवाल क्या है? मेरे घुटने में दर्द रहता है सर, पिंडली में दर्द रहता है, कभी कभी जांघा में दर्द रहता है, मोबाइल करता है दर्द नीचे ऊपर। नरेंद्र जी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कि कभी कभी कूल्हे का दर्द जो है वो घुटने और पिंडलियों में काफ़ी कॉमनली रिफ्लेक्ट होता है, और मरीजों को बहुत बाद में पता चलता है कि प्रॉब्लम मेरे कूल्हे में थी और मैं घुटने के दर्द और पिंडली के दर्द से ग्रसित था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आसपास किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को एक बार दिखा लें, ताकि आपको भी दिमाग में थोड़ी शांति आ जाएगी और आपको पता रहेगा कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए कुछ कराने की ज़रूरत हो। एक बार दिखा लें और उसके बाद आप फिर एक्सरसाइज पे ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें। इसके अलावा अभी तो कोई परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कूल्हे के बारे में, तो अगर जैसा कि ज़्यादातर देखने को मिलता है कम उम्र के लोग इससे ग्रसित होते हैं, तो क्या इनका भी संबंध खान पान से नहीं है? देखिए, कुछ चीज़ें तो ज़रूर खान पान से रिलेटेड है, जैसे कि शराब या अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का सेवन, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कारण रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, और इंडिया में भी है कि उससे कूल्हे की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और अगर खान पान नहीं ठीक रहेगी तो बॉडी का बैलेंस, बॉडी के स्ट्रक्चर, और आजकल का जो लाइफस्टाइल है कंप्यूटराइज हो चुका है सब कुछ। कोरोना काल में मैक्सिमम लोग जो काम कर रहे हैं घर से ही काम कर रहे हैं, कंप्यूटर एक बहुत बड़ा साधन हो गया है, एक्सरसाइज बहुत कम है। तो यंग लोगों में एक्सेसिव फैट फूड, या हम बोले कि बाज़ार की चीज़ें खाना, फैट का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और एक्सरसाइज बहुत लिमिटेड हो गया है, बहुत फास्ट लाइफस्टाइल हो गई है। तो ये तो सब कुछ रिलेटेड है, एक्सरसाइज का नहीं होना, घर से काम करना, और फैटी फूड या अनबैलेंस डाइट खाना। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। अगर इस पे थोड़ा हम ध्यान दें तो इस सब चीज़ों पे हम कट कर सकते हैं और रिस्क को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अल्कोहल से दूर रहने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो कूल्हा है वो सुरक्षित रहे। हालांकि इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अल्कोहल भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपका कूल्हा वो खराब कर दे। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया है कि लगातार जो है आप देर तक ना बैठे, क्योंकि लगातार बैठने से हमारी जो हड्डी है उस पर प्रेशर पड़ता है और कहीं ना कहीं इससे भी आपकी कूल्हे की समस्या हो सकती है। तो बीच बीच में उठते रहिए और एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, और लगातार कोशिश करिए कि आपका शरीर जो है पूर्ण तरह से स्वस्थ रहे और आपके जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अगर आती है तो घबराइए नहीं और डॉक्टर के पास जरूर जाइए। डॉक्टर साहब लगातार आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं, आपके पास और भी बहुत से सवाल होंगे तो जल्दी कीजिए और हमें कॉल कीजिए और अपने जो भी सवाल है उनके जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने दर्शकों को तमाम जानकारी दी, इसी बीच हम ये भी जानना चाहेंगे कि पटना एम्स में किस तरह से मरीजों का ये ट्रांसप्लांट जो है किया जा सकता है, या फिर अभी तक किस तरह से किया जा चुका है? जी, हम लोगों ने 2014 में पहला ट्रांसप्लांट किया था, 6 अगस्त 2014, और आज तक मेरे को लगता है कि 630-40 के आसपास हम कर चुके हैं वहाँ पे, घुटने और कूल्हे दोनों का।
और अभी बिहार सरकार की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है और बिहार सरकार इम्प्लांट के लिए पैसे मरीजों को देती है और उसका सिस्टम हम लोगों ने बिहार सरकार के हेल्थ विभाग से बनाया हुआ है। तो मरीज आके दिखाएं, उनको डायग्नोसिस कराएं और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो वो सारे चैनल बने हुए हैं। वो वहीं से एम्स के ऑर्थोपेडिक ओपीडी से ही वहाँ से हम उनका चैनल कर देते हैं और पैसा आ जाता है उनके नाम पे, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जी। तो मतलब जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं दूरदर्शन बिहार, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर उनको इस तरह की कोई भी समस्या है या घुटने में, कूल्हे में और वो ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो पटना एम्स आ सकते हैं। सरकार की तरफ से भी मदद दी जा रही है और अभी तक पटना एम्स में जितने भी मरीजों का इलाज किया गया है वो सफल रहा है। किसी भी मरीज की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है, यानी कि माना जाए कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वहां पर पूर्ण रूप से उसकी देखभाल की जाती है, उसका सही तरीके से इलाज किया जाता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे पास थोड़ा ही वक्त बचा है, ऐसे में हम चाहेंगे कि बहुत ही सटीक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचे। तो आप सीधे तौर पर हम चाहेंगे कि आप ये बताइए कि जब आप घुटने के ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो ये क्या पूरी प्रक्रिया क्या रहती है? देखिए, नॉर्मली मरीज 1 या 2 दिन पहले आके भर्ती होते हैं जी, और करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच का ऑपरेशन होता है और मरीज फिर वार्ड में जाते हैं। एक नॉर्मल धारणा है कि इन सब ऑपरेशन के बाद आईसीयू की ज़रूरत होती है। मेरे को लगता है कि लेस देन 1% मरीज हैं जिनको आईसीयू जाते हैं। बाकी सारे पेशेंट ऑब्जर्वेशन के लिए, बाकी सारे पेशेंट अपने वार्ड में वापस जाते हैं और अगले दिन से हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डेडिकेटेड हैं, उनको चलाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और तीसरे दिन, चौथे दिन मैक्सिमम पेशेंट अपने घर चले जाते हैं और 11वें या 12वें दिन वापस आके टाँके कटाते हैं और फिर 3 महीने और फिर 6 महीने और फिर 1 साल पे उनका फॉलोअप होता है। और 2 दिन इसकी ओपीडी होती है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को। मरीज किसी भी दिन आकर के अपना चेकअप करवा सकते हैं। ये सेम प्रोसीजर कूल्हे के बिल्कुल जी मैडम, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। मरीज सेम डे या नेक्स्ट डे चलने लगते हैं जी और चौथे दिन घर चले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर आप अपना ट्रांसप्लांट घुटने का या फिर कूल्हे का करवाना चाहते हैं तो इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, ना ही इसमें ऐसी कोई समस्या आएगी कि आपके शरीर के किसी अंग में और गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल भी आप घबराइए मत, सीधे अस्पताल जाइए और अगर आपकी ये दिक्कत है तो इसको दूर कीजिए। डॉक्टर साहब, इसी बीच मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। कोरोना का समय चल रहा है और बहुत तरह की तकलीफें हमारे सामने आ रही हैं, तो क्या अगर कोरोना की बात करें तो क्या कोई मरीज कोरोना से ग्रसित है, इसी बीच उसको कूल्हे या फिर कहें घुटने की समस्या हो जाती है, तो क्या इसका कोई संबंध तो नहीं है कि मरीज को कोरोना हो चुका है और फिर अगर वो कूल्हे या घुटने का ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है तो इस तरह की कोई दिक्कत आए? नहीं, बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत सारे ओल्ड एज लोगों को भी कोरोना हुआ है इस दौरान बिहार में और बाकी हमारे पूरे देश में, और उनको घुटने और कूल्हे की भी समस्या हो सकती है जो पहले से रही हो, ऑपरेशन कराना चाहते हो। अगर वो रिकवर कर चुके हैं, उनके लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस ऑपरेशन में कोई रिस्क नहीं है। आराम से समय ले करके और इस ऑपरेशन में आराम से डॉक्टर से मिलके समय लेके आप ऑपरेशन रिकवरी हो चुकी है, आप आराम से करा सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी बिल्कुल। तो दर्शकों, अब वो वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, तो आप परेशान मत हो, हम फिर से लौटेंगे और आपकी तमाम समस्याओं को सुलझाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उनकी समस्याओं को सुना, उन्हें तमाम सुझाव दिए। तो दर्शकों, दूरदर्शन बिहार के साथ आप अपना प्यार बनाए रखिए, हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और आपकी समस्याओं को सुलझाते रहेंगे। फिलहाल यानी अर्पिता को मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।